नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम 11वीं कक्षा की हिंदी में द्वितीय सत्र के अभ्यासक्रम का प्रारंभ करेंगे। तो हिंदी विषय में द्वितीय सत्र का प्रारंभ 12वीं कहानी दुख से शुरू करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, दुख कहानी के लेखक है यशपाल जी। तो सर्वप्रथम यशपाल जी का संक्षेप में साहित्यिक परिचय देखते हैं और परिचय के बाद इस कहानी का प्रारंभ करेंगे। तो यशपाल जी का जन्म सन 1903 और निधन सन 1976। यशपाल का जन्म पंजाब के फिरोजपुर छावनी कांगड़ा जिले में हुआ था। पिता हीरालाल तथा माता प्रेमा देवी सामान्य परिवार के थे। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ी गुरुकुल में हुई। उच्च शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर में हुई। वे सरदार भगत सिंह तथा सुखदेव के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर क्रांतिकारी दल के सदस्य बने तथा कारावास भोगा। वे मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। यशपाल जी जो थे वे कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी वही विचारधारा के समर्थक थे। यशपाल एक सफल उपन्यासकार तथा कहानीकार है। अब हम यहाँ यशपाल जी के उपन्यासों की बात करें तो देशद्रोही, दादा कामरेड, दिव्या, अमिता, झूठा सच आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। मैंने जो नाम बोले वे यशपाल जी के सुप्रसिद्ध उपन्यास है। इनके अतिरिक्त ज्ञानदान, अभिशप्त, भस्मावृत, चिंगारी, पिंजरे की उड़ान, उत्तम की माँ, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान आदि कहानी संग्रह है। मैंने अभी भी जो नाम बोले वे यशपाल जी के कहानी संग्रहों के नाम है। न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा, सिंहावलोकन आदि निबंध उल्लेखनीय कृतियां हैं। यशपाल जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उपन्यास और कहानी के अलावा निबंध के क्षेत्र में भी अपनी कलम चलाई है। जो अभी भी मैंने वही निबंध संग्रहों के नाम बोले। अब हम बात करते हैं यशपाल जी को जो पुरस्कार मिला, जो सम्मान मिला, उसके संदर्भ में भी संक्षेप में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यशपाल जी को देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा भारत सरकार का पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। तो ये जो सम्मान है, ये जो पुरस्कार है, वे पुरस्कार यशपाल जी को मिला था। अब हम इस कहानी के सारांश की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत दुख कहानी यशपाल जी की ठोस यथार्थवादी रचना है। इनमें एक और अभावग्रस्त लोगों की दारुण गरीबी का यथार्थ चित्रण है। आर्थिक विपन्नता के कारण बेहाल बेबस परिवार की हृदय विदारक कंगाली का वर्णन है। तो दूसरी तरफ उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की औरत सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट न होकर अपने आप को दुखी समझती है। इन दोनों परिस्थितियों का वर्णन यशपाल जी ने दुख नाम की कहानी में किया है। और इस कहानी का नायक यानी कि दिलीप, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है दिलीप, वही दिलीप दोनों ओर की दुख भरी परिस्थितियों का तुलनाकार कहानी का नायक है। यानी कि दोनों प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वही परिस्थितियों की तुलना इस कहानी का नायक यानी कि इस कहानी का मुख्य पात्र दिलीप करता है। तब हम इस कहानी
की ओर आगे बढ़ते हैं। जिसे मनुष्य सर्वापेक्षा अपना समझ भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त हो, तब मन वितृष्णा से भर जाता है, एकदम मर जाने की इच्छा होने लगती है। इसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं है। तो यहां इस कहानी के प्रारंभ में यशपाल जी ये लिखते हैं कि जिसे हम सर्वोपेक्षा यानी कि सबसे ज्यादा हम जिसे अपना मानते हैं, हम जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और वही व्यक्ति जब हमारा अपमान करे या हमारा तिरस्कार करे या हमारे साथ विश्वासघात करे, तब मन की जो स्थिति है वह स्थिति कैसी होती है? तो तब मन की स्थिति वितृष्णा से भर जाती है। वितृष्णा का मतलब होता है विरक्ति, व्यथा, क्योंकि जिसे हम अपना मानते हैं, जिसे हम अपना समझते हैं, वही व्यक्ति अगर हमारे साथ विश्वासघात करे या हमारा अपमान करे या हमारा तिरस्कार करे, तब हमारा मन वितृष्णा से भर जाता है। और वही वितृष्णा या वही व्यथा को शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। दिलीप ने हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। वह उसका कितना आदर करता था, कितनी आंतरिकता से वह उसके प्रति श्रनुरक्त था। बहुत से लोग इसे अति कहेंगे। इस पर भी जब वह हेमा को संतुष्ट न कर सका और हेमा केवल दिलीप के उनकी सहेली के साथ सिनेमा देख आने के कारण दिन भर रूठी रहकर दूसरे ही दिन मां के घर चली गई, तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा। यहां ये जो कहानी है दुख, तो इस दुख कहानी का मुख्य पात्र है दिलीप, और दिलीप की पत्नी जो है उनका नाम है हेमा। तो यहां दिलीप और हेमा के बीच जो अनबन हुई है, इसका जिक्र यशपाल जी ने इस कहानी में प्रस्तुत किया है। और इसी बात के साथ साथ जो दो परिस्थितियों का वर्णन किया है वह एकदम रोचक है। तो यहां लेखक ये कहते हैं कि यहां इस कहानी का जो मुख्य पात्र है दिलीप का मन वितृष्णा से भर जाता है। तो दिलीप का मन वितृष्णा से भर जाता है, इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण यह है कि दिलीप ने अपनी पत्नी हेमा को पूर्णतः स्वतंत्रता दे रखी थी, और जो भी गांव के लोग जो थे वही जब देखते थे तो वो कहते थे कि दिलीप ने अपनी पत्नी को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दे रखी है। कभी कभार हम कहते हैं ना कि अतिनी गति न थी, गुजराती में कहते हैं ना कभी अतिनी गति न थी। तो यहां भी कई लोगों के मुंह से यह वाक्य निकलता था कि दिलीप ने अपनी पत्नी को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दे रखी है। फिर भी दिलीप ने लोगों की परवाह नहीं की थी। उन्होंने अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्रता दे रखी थी। लेकिन एक दिन दिलीप जब हेमा की सहेली के साथ सिनेमा देखने के लिए जाता है और इस बात की खबर हेमा को पड़ जाती है, और इसी बात को लेकर हेमा जो है वे रूठ जाती है और पूरा दिन रोती रहती है, और शाम को निर्णय कर लेती है दिलीप को कहे बिना अपने मां के घर चली जाती है। जब इस बात की खबर दिलीप को पड़ती है तो दिलीप का मन वितृष्णा से भर जाता है। आगे जब इस कहानी के प्रारंभ में जब लिखा ना कि जिसे हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, जिसे हम अपना समझते हैं, और वही व्यक्ति जब हमारा अपमान करे या हमारा तिरस्कार करे, तब मनुष्य का मन वितृष्णा से भर जाता है। तो यही स्थिति दिलीप के साथ हुई है, क्योंकि दिलीप ने अपनी पत्नी हेमा को सबसे ज्यादा अपना समझा था, और इसी कारण दिलीप ने अपनी पत्नी हेमा को पूर्णतः स्वतंत्रता देख रखी थी। लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर जब हेमा दिलीप से रूठकर जब अपने मायके चली जाती है, तो इस बात का दुख दिलीप को सबसे ज्यादा
लगता है, बुरा लगता है। इसीलिए यहाँ आगे देखते हैं तो दिलीप की मनस्थिति जो है वह व्यथित है। सितंबर का अंतिम सप्ताह था। वर्षा की ऋतु बीत जाने पर भी दिन भर पानी बरसता रहा। दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजों पर पर्दे डाले बैठा था। वितृष्णा और ग्लानि में समय स्वयं यातना बन जाता है। 1 मिनट गुजारना मुश्किल हो जाता है। समय को बीतता न देख दिलीप खींचकर सो जाने का यत्न करने लगा। इसी समय जीने पर से छोटे भाई के धमधम कर उतरते चले आने का शब्द सुनाई दिया। अलसाई हुई आंख को आधा खोल उसने दरवाजे की ओर देखा। यहां दिलीप की मनस्थिति जो है वो व्यथित है। व्यथित इसलिए है क्योंकि हेमा दिलीप को कहे बिना रूठकर अपने मायके चली गई है और इसी बात से दिलीप व्यथित है, परेशान है और परेशानी में समय नहीं कटता। इसलिए दिलीप एक कमरे में बैठा है और इधर उधर टहलता रहता है, लेकिन समय बीतता नहीं है ऐसा एहसास दिलीप को होता है। इसीलिए दिलीप खींचकर सोने का प्रयत्न करता है, बेड पर सो जाता है। इतने में दिलीप का छोटा भाई ऊपर से सीढ़ियां उतरकर धमधम करता हुआ नीचे आता है और दरवाजे पर आकर रुकता है। तो दिलीप सोने का नाटक करता है, आधी आंख खोलकर दरवाजे की ओर देखता है। छोटे भाई ने पर्दे को हटाकर पूछा, भाई जी आपको कहीं जाना न हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं? दिलीप जब सोने का प्रयत्न करता है उसी वक्त दिलीप का छोटा भाई आता है, पर्दे को हटाकर दिलीप से पूछता है कि भाई जी आपको कहीं बाहर न जाना हो तो मैं आपकी मोटरसाइकिल ले जाऊं? इस विघ्न से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के इशारे से इजाजत दी और आंखें बंद कर ली। दिलीप ने अपने छोटे भाई को हाथ से इशारा कर दिया कि हाँ भाई ले जाओ, क्योंकि दिलीप इस विघ्न से छुटकारा पाना चाहता था कि अगर वो यहां अंदर आएगा और कुछ पूछेगा तो मैं छोटे भाई को क्या उत्तर दूंगा। इसीलिए उन्होंने इशारों से ही कह दिया कि हाँ भाई तू मोटरसाइकिल ले जा। दीवार पर टंगे क्लॉक ने कमरे को गुंजाते हुए 6 बज जाने की सूचना दी। दिलीप को अनुभव हुआ क्या देह यों ही कैद में पड़ा रहेगा। उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बारिश थम गई थी। अब उसे दूसरा भय हुआ कोई भी बैठेगा और अप्रिय चर्चा चला देगा। तो यहां जब दिलीप सो जाता है अपने कमरे में और जब 6 बज जाने की सूचना जब घर की दीवार घड़ी जब देती है तब जाकर वो जागता है और उन्हें पता चलता है कि ये शाम के 6 बज गए हैं। अगर मैं इसी कमरे में पूरा दिन बैठा रहा, अगर कोई आ गया और अप्रिय चर्चा चला देगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा। इसीलिए यही बात दिलीप सोचता है और सोचने के बाद दिलीप क्या निर्णय करता है इसके बारे में हम आगे देखते हैं। वह उठा, भाई की साइकिल ले गली के कीचड़ से बचता हुआ और उससे अधिक लोगों की निगाहों से छिपता हुआ वह मोरी दरवाजे से बाहर निकल शहर की पुरानी फसिल के बाग से होता हुआ मिंटो पार्क जा पहुंचा। उस लंबे चौड़े मैदान में पानी से भरी घास पर पछुआ के तेज झोंकों में ठिठुरने के लिए उस समय कौन आता। दिलीप जब जागा 6 बजे तो उन्होंने सोचा कि मैं यहां रहूंगा और कोई आ गया तो अप्रिय चर्चा चला देगा। इससे बेहतर तो यह है कि मैं इसी कमरे को छोड़कर किसी एकांत स्थल की ओर चला जाऊं ताकि मन को थोड़ी शांति मिले। इसलिए दिलीप ने निर्णय ले लिया, छोटे भाई की साइकिल लेकर एक गली से दूसरी गली और दूसरी गली से तीसरी गली में लोगों से नजरें
बचाते हुए वह जा पहुंचता है मिंटो पार्क, क्योंकि मिंटो पार्क एक एकांत स्थल है और वहां जाकर दिलीप ने सोचा कि मैं वहां जाकर बैठूंगा तो मन को थोड़ी शांति मिलेगी। इसीलिए दिलीप छोटे भाई की साइकिल लेकर मिंटो पार्क पहुंच जाता है। उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वह बैठ गया। सिर से टोपी उतार बेंच पर रख दी। सिर में ठंड लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई। मिंटो पार्क पहुंच गया, बेंच के सहारे साइकिल रख दी और वहां जो बेंच थी वही बेंच पर बैठ गया और माथे पर जो टोपी पहनी थी वो टोपी भी नीचे उतार दी और ठंड हवा के कारण मन को थोड़ी शांति मिली, क्योंकि पूरा दिन दिलीप के मन में अपनी पत्नी हेमा को लेकर वो परेशान था। वही बातें बार बार उन्हें परेशान करती थी। लेकिन जब यहाँ मिंटो पार्क आया और वहाँ ठंडी हवा में जब वो बैठा तो मन को थोड़ी शांति मिली। ख्याल आया यदि ठंड लग जाने से वह बीमार हो जाए, उसकी हालत खराब हो जाए तो वह चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा, किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए न बुलाएगा। एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत कर चली जाएगी। उस दिन जो लोग रोने बैठे उनमें हेमा भी होगी। उस दिन उसे खोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाजा कर अपने व्यवहार के लिए पछताएगी। यही बदला होगा दिलीप के चुपचाप दुख सहते जाने का विचार कर उसने संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया। करवट बदल ठंडी हवा खाने के लिए वह बैठ गया। वही बेंच पर बैठे बैठे दिलीप के मन में यह ख्याल आता है कि मैं यहां ही बैठा रहूं और मन ही मन ये सोचता है कि अगर इसी ठंड हवा में मैं बैठा रहा तो इस ठंडी हवा के कारण मैं बीमार पड़ जाऊं और बीमार पड़ने के बाद एक दिन मेरी मृत्यु होगी और जब मेरी मृत्यु होगी तो कई लोग रोते होंगे और उसी रोने वाले लोगों में हेमा भी होगी और हेमा भी रोती होगी और वो पछताएगी कि दिलीप के साथ मैंने जो व्यवहार किया वो ठीक नहीं था। और जब वो रोएगी पछताएगी तभी उन्हें मेरी अहमियत जो है वो समझ में आएगी। इसीलिए दिलीप मन में ही मन ये सोचता है कि हेमा के साथ अगर बदला लेना है तो मुझे यहाँ चुपचाप बैठे रहना है और यही ठंडी हवा के कारण मुझे बीमार पड़ना होगा और इसी बीमारी के कारण मेरी मृत्यु होगी और जब मेरी मृत्यु होगी तभी मेरा बदला हेमा के साथ पूरा होगा। इसी ख्याल में दिलीप इसी बेंच पर ठंडी हवा खाने के लिए चुपचाप बैठ जाता है। समीप 3 फ्लैग तक मुख्य रेलवे लाइन से कितनी ही गाड़ियां गुजर चुकी थी, उधर दिलीप का ध्यान न गया था। अब जब फ्रंटियर मेल तूफान तीव्र वेग से कोलाहल करती हुई गुजरी तो दिलीप ने उस ओर देखा। लगातार फर्स्ट और सेकंड के डिब्बों से निकलने वाले तीव्र प्रकाश से वह समझ गया फ्रंटियर मेल जा रही है, यानी कि 9:30 बज गए हैं। दिलीप वही बेंच पर चुपचाप बैठा था। इतने में जब फ्रंटियर मेल वहां से गुजरी तब जाकर दिलीप को पता चला कि रात के 9:30 बज गए हैं। तब वो जागृत अवस्था में आता है और उन्हें ख्याल आता है कि यहां बैठे बैठे 9:30 बज गए। स्वयं सहे अन्याय के प्रतिकार की एक संभावना देख उसका मन हल्का हो गया था। वह लौटने के लिए उठा। शरीर में कुछ शैथिल्य काफी बाकी रहने के कारण साइकिल पर न चढ़ वह पैदल पैदल बागोबाग बादशाही मस्जिद से टकसाली दरवाजे और टकसाली से भाटी दरवाजे पहुंचा। मार्ग में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो। सड़क किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे।
मनुष्य के अभाव की भी कुछ भी परवाह न कर लाखों पतंगे गोले बांध बांध कर इन लैंपों के चारों ओर नृत्य कर रहे थे और जगत के यह अद्भुत नमूने थे। प्रत्येक पतंगा एक नक्षत्र की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई छोटा, कोई बड़ा दायरा बना रहा था, कोई दाएं को, कोई बाएं को, कोई आगे को, कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे। कोई किसी से टकराता नहीं। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। दिलीप 9:30 बजे तक वही मिंटो पार्क में एक ही बेंच पर बैठा रहता है और मन में तरह तरह के ख्याल करता रहता है। और तब जाकर जब फंट्रियल मेल ट्रेन जब वहां से गुजरती है, तब जाकर उन्हें अंदाजा होता है कि यहाँ 9:30 बज गए हैं, अब तो मुझे घर लौटना चाहिए। और जब वो घर की ओर जब लौटते हैं, तब जब रास्ते में वो जब प्रकृति का अद्भुत नजारा जब वो देखते हैं, तो उसके मन में जो वितृष्णा थी, जो विरक्ति थी, जो व्यथा थी, वही व्यथा एक क्षण के लिए गायब हो जाती है। उसके मन में हेमा ने जो बुरा व्यवहार किया था, वही व्यवहार को वो एक क्षण के लिए भूल जाता है और प्रकृति के अद्भुत नजारे को निहारता हुआ वो पैदल चलता हुआ अपने घर की ओर रवाना होता है। एक लैंप के नीचे से आगे बढ़ने पर उसकी छोटी परछाई उसके आगे फैलती चलती। ज्यों-ज्यों वो लैंप से आगे बढ़ता, परछाई पलटकर पीछे हो जाती। बीच बीच में वृक्षों की टहनियों की परछाई उसके ऊपर से होकर निकल जाती। सड़क पर पड़ा प्रत्येक भीगा पत्ता लैंपों की किरणों का उत्तर दे रहा था। दिलीप सोच रहा था, मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है। जब दिलीप घर की ओर जा रहे थे, रात्रि का समय था और रात्रि के समय में जो बिजली के लैंप और वही बिजली के लैंप वृक्षों के पत्तों पर पड़ता था और वही पत्ते कैसे चमकते हैं, ऐसा अद्भुत नजारा निहारता हुआ दिलीप अपने घर की ओर आगे बढ़ता है। तब जाकर दिलीप के मन में यह ख्याल आता है कि मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है। हम ये मानते हैं कि मनुष्य है तो संसार रोचक है, मनुष्य है तो संसार सौंदर्यमयी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य के बिना भी संसार रोचक और सौंदर्यमयी लगता है। ऐसा अनुभव दिलीप को जब 9:30 बजे जब वो मिंटो पार्क से घर की ओर जब वो रवाना होते हैं तब होता है। इसीलिए दिलीप मन ही मन ये सोचता है कि मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है। हम ये मानते हैं कि मनुष्य है तो ही संसार व्यस्त है। क्या संसार में मनुष्य ही व्यस्त रहता है? मनुष्य के बिना भी प्रकृति भी व्यस्त रहती है। क्या मनुष्य ही रोचक लगता है? तो मनुष्य के बिना प्रकृति भी रोचक लगती है। इसीलिए यहां दिलीप ये सोच रहा था कि मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क किनारे नींबू के वृक्षों की छाया में कोई श्वेत सी चीज दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफेद कुर्ता पायजामा पहरे एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा है। जब दिलीप मिंटो पार्क से घर की ओर जा रहा था, तो दिलीप ने अंधेरे में नींबू के पेड़ के नीचे एक लड़के की आकृति दिखाई दी। और जैसे जैसे दिलीप उसके समीप पहुंचा, तब जाकर दिलीप को पता चला कि कोई लड़का श्वेत पायजामा पहना हुआ बैठा है और सामने एक थाली है और वही थाली में कुछ चीज बेचने के लिए बैठा है। ऐसा दृश्य दिलीप को दिखाई देता है। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था। अब वह इन बातों को भूल चुका था, परंतु इस सर्दी में
सुनसान सड़क पर जहां कोई आने वाला नहीं, ये खोमचा बेचने वाला कैसे बैठा है। जैसे ही उस लड़के की आकृति स्पष्ट उन्हें दिखाई देती है, उसके बाद उसके मन में ये ख्याल आता है कि ये तो 9:30 बज गए हैं और इसी सड़क पर न कोई आने वाला है न कोई जाने वाला है, तो इतनी रात ये खोमचे वाला यहां क्यों बैठा है, ये सवाल दिलीप के मन में आता है। इसीलिए दिलीप थोड़ा आगे बढ़कर वही लड़के के समीप जाता है। खोमचे वाले शूद्र शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले इस सौदागर के पास मिट्टी के तेल की ढिबरी तक नहीं। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सर्द हवा में सिकुड़ कर बैठा था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उसकी ओर डाली और फिर आंखें झुका ली। दिलीप जब वही लड़के के पास गया तो लड़का तो ठंडी हवा में सिकुड़ कर बैठा था। जैसे ही दिलीप को उस लड़के ने देखा तो लड़के की निगाहें, लड़के को ऐसी आशा जागृत हुई कि कोई ग्राहक मेरे पकोड़े खरीदने आया। इसीलिए यहां यशपाल जी लिखते हैं कि दिलीप के समीप आने पर वही लड़के के मन में आशा की एक निगाह, आशा की एक किरण जागृत हुई। लेकिन जब दिलीप ने वही वस्तु के खरीदने की बात नहीं की तो वही लड़के ने अपनी आंखें फिर झुका ली। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी को हम यहां तक रखते हैं। आने वाले वीडियो में इस कहानी के उत्तरार्ध के संदर्भ में अभ्यास करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अस्तु।